माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आपका इस्तकबाल है। हमने पिछले लेक्चर्स में ये समझने की कोशिश की कि हुकूक़ इंसानी की जो डिबेट है ह्यूमन राइट्स, इसकी सिमेंटिक्स और फ़िलासफ़ी में जो जूरिस्प्रूडेंस छुपी हुई है कि हम कैसे डिफ़ाइन करें राइट्स को, और राइट्स को हम कब कहेंगे ये फंडामेंटल है या बेसिक है या ह्यूमन है, या फिर वो डिबेट की ये फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन क्लासिफिकेशन वाजिब है, दुरुस्त है कि नहीं। नाउ इन दिस लेक्चर हम थोड़ा प्रैग्मेटिक या प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की तरफ मूव करते हैं, और उसमें से जो बेसिक पार्ट है वो हम ओवरव्यू या मैकेनिज्म समझने की कोशिश करेंगे ह्यूमन राइट्स के इम्प्लीमेंटेशन की अंडर द एजीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस, मोस्टली इन द लेटर पार्ट ऑफ द लास्ट सेंचुरी 1945 से आगे। यूनाइटेड नेशन अलॉन्ग विद द कमिटी ऑफ द नेशंस, जिन्होंने एक साथ यूनाइटेड नेशन की स्थापना की, इस्टेब्लिशमेंट की, they took the pledge of protecting and reaffirming their faith in the protection of fundamental freedoms or human rights. तो तब से ये ह्यूमन राइट्स की डिबेट एक नया रुख या नई डायरेक्शन में आ गया। तो ह्यूमन राइट्स का जो मैकेनिज्म है फ्रॉम लास्ट these 7 or 8 decades, this has to be understood under the aegis of United Nations. तो right now इसका चैम्पियन और फ्लैग बेarer United Nations ही है with its various institutions and mechanisms, though we may have reservations with respect to its working or efficacy, बट प्रैक्टिकली दैट्स ट्रू। तो हम इसके प्रैक्टिकल वर्किंग को आसान लफ्ज़ों में समझने की कोशिश करेंगे कि ये काम कैसे करते हैं ये सारी बॉडीज़, और जितनी फ़िलासफ़ी या थेरी इसकी डिफ़िकल्ट है, उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट इसकी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट और सिनेरियो है, बिकॉज देयर इज़ नो प्रिऑडियंस और सबऑर्डिनेशन कि एक बॉडी दूसरे के अंडर काम करती हो। All the bodies or most of the bodies have concurrent and simultaneous jurisdictions, and दूसरा जो फैक्टर है जो इसको कॉम्प्लेक्स कर देता है वो ये कि the implementation is very patchy. Most of the orders or judgments or opinions have advisory or recommendatory nature, and the compliance rate is very poor. हम देखते हैं फॉर एग्जांपल जो डेवलप्ड नेशंस हैं, मोस्ट ऑफ द ट्रीटीज़ जो उनको लगता है कि दे गो अगेंस्ट देयर ओन इंटरेस्ट्स, तो दे टेक द प्ली दैट कि हमारे डोमेस्टिक मैकेनिज्म में रोबस्ट मेथड्स या वेज में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया गया है। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू लुक एट द कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर 1984, मेजर ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन है protecting human beings from torture, but US said कि ना इसका signatory है US और ना इसका ratification किया हुआ है। US is not a party to it, although US जो है champion of human rights माना जाता है, and its constitution which contains Bill of Rights पूरी दुनिया में माना जाता है कि most cemented document of human rights है। तो अब हम यूनाइटेड नेशंस और ह्यूमन राइट्स के रिलेशनशिप में वर्किंग समझेंगे। तो इसमें जो यूनाइटेड नेशंस, देखिए यूनाइटेड नेशंस के एजीज में सबसे इम्पॉर्टेंट तो है, जो अक्सर मिसलीडिंग हो जाता है स्टूडेंट्स को समझने के लिए, वो है एक तो यूनाइटेड नेशंस का है UDHR, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, और एक है UN चार्टर, जो ऊपर हेडिंग है वो चार्टर से रिलेटेड है, ये डिक्लेरेशन है। तो इसको समझने के लिए, मैकेनिज्म को समझने के लिए पहले इन सब की क्रोनोलॉजी को अच्छी तरह समझना ज़रूरी है, बिकॉज क्रोनोलॉजी हर केस में समझना बहुत वाइटल होता है। सो इफ़ वी लुक एट दिस, यूनाइटेड नेशंस का चार्टर जो है, दिस इज़ फर्स्ट इन द क्रोनोलॉजी एंड दिस इज़ सेकेंड। UDHR बाद में आया 1948 में, एंड दिस वाज इन 1945। सो फर्स्ट यूनाइटेड नेशंस की जो स्थापना, एस्टैब्लिशमेंट हुई, वो तो चार्टर से हुई। सो वी विल मूव टू दैट, हम इसको बाद में समझेंगे। हम पहले UDHR की तरफ चले जाते हैं। ये ओवरव्यू है, बाद में हम डिटेल्ड लेक्चर्स के ज़रिए से इनको इंडिविजुअली और इनके मैकेनिज्म को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी हम इसका बस ओवरव्यू समझ लेते हैं। इसका नाम ही बता रहा है, इट इज़ अ डिक्लेरेशन। ये आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताया था। आई विल ट्राई कि मैं ब्रीफली आज ये समझाने की कोशिश करूं।
दो ब्रीफली इसमें मुझे जाना नहीं है। ये बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो इंटरनेशनल लॉ में या अंडर द ऑस्पिसीज ऑफ इंटरनेशनल लॉ वी स्टडी मैनी टर्म्स। फॉर एग्जांपल डिक्लेरेशन है, कन्वेंशन है, ट्रीटी है और कोवेनेंट है। इस तरह बहुत सारी टर्म्स हम पढ़ते हैं, बट दीज आर मेजर। तो इनमें से जो सबसे लेस or the weakest in the means or aspects of implementation है वो declaration है। Declaration is nothing but a moral force, और इसमें कोई binding mechanism नहीं होता, it is just recommendatory, it has no mechanism for implementation or enforcement of the provisions, it's a kind of pledge। इसीलिए यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के बारे में, यूडीएचआर के बारे में अक्सर कहा जाता है इट्स अ प्लेज ऑफ कमिटी ऑफ नेशंस। और इसके प्रियम्बल में भी आप देखेंगे दैट Committee of Nations pledges that they reaffirm their faith in fundamental human rights. But it is a major human rights document, we cannot deny that, though it's non-binding, it's a declaration, but it's a major human rights document. It contains 30 articles along with preamble plus 30 articles हैं इसमें, and there is not a specific portion of human rights कि मतलब हेडिंग हो कि ह्यूमन राइट्स ये होंगे, बट इसका टाइटल ही है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो वी विल से दैट दिस इज एक्चुअली द फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स, ऑल्दो इट्स अ डिक्लेरेशन। नाउ what it has a moral force, and we cannot say that it is a part of customary international law, though passively it has occasioned a very position of primacy, और बहुत ये ख़ास होने लगा है because most of the committee of nations have shaped their constitution in conformity with the provisions of this declaration। ये आप देखेंगे कि इसमें जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज अपने कॉन्स्टिट्यूशंस को ड्रॉ अप करते हैं वो मोस्टली इन्हीं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के प्रोविजंस पे बेस्ड करते हैं। For example, if you look at the various provisions of the document, वो आपको मैं पहले ही बता चुका था कि for example इसमें आर्टिकल 3 से लेकर के 21 तक सेकेंड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड है, या जिन्हें हम कहते हैं एक सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, एंड फ्रॉम 22 to 27 रादर इसमें फर्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात हो रही। सॉरी दिस इज फर्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स civil and political, and this is economic, social and cultural rights, second generation। third generation को लेकर के ये silent है, but you will find various provisions that क्योंकि इंडिया का constitution इसके बाद आया, and rather the drafting of the constitution of India is quite simultaneous in point of time with the UDHR, so you will find many of the provisions corresponding in the constitution to the UDHR। For example, if you look at UDHR का जो article 19 है, it corresponds to the 19(1)(a) of the Indian Constitution। यहाँ freedom of speech and expression है, और 19 में भी वही है। rather एक interesting बात मैं कहूँ आपसे कि जो UDHR का article 19 है, it also recognizes the right of receiving or seeking or imparting information and ideas, right to receive, seek and impart information and ideas, जिसे हम अगर short terms में कहा जाए तो right to information है। and see in the timeline you will find that India incorporated this right in the form of a statute in 2005 only, but this UDHR has shaped up this and influenced. For example, there's a catena of judgments before that. Early, for example, there is a judgment Bennett Coleman है, हाँ, या बेनेट कोलमैन की जजमेंट है जैसे 1973 बेनेट कोलमैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसी तरह एसपी गुप्ता की जजमेंट है, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1984 probably,
एज बिफोर एज नाइन, देखिए कितनी डेकेड्स पहले, 2005 से ऑलमोस्ट 3.5 डेकेड्स पहले द कोर्ट्स रिकग्नाइज दिस राइट टू इंफॉर्मेशन विद इन 1901A। इन्होंने कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है, इंसान अपने आप को तब तक एक्सप्रेस कर ही नहीं सकता वह अनलेस ही इज इन्फॉर्म्ड अबाउट दैट एंड ही हैज़ आइडियाज एंड ही हैज़ इंफॉर्मेशन। अगर इंफॉर्मेशन आएगा तभी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। एंड द मैटर्स ऑफ गवर्नेंस जो हैं, जो फॉर एग्जांपल कि उसे रूल कौन कर रहा है, उसका जो पैसा है टैक्स का वो कहाँ खर्च हो रहा है, किन पॉलिसीज़ में, और उन पैसों को मीन्स और मेथड्स के अडॉप्ट किए जा रहे हैं इन्वेस्ट करने के, दिस इज़ राइट ऑफ इंफॉर्मेशन। और अगर इसी को कर्टेल किया जाएगा, दिस विल invariably curtail the right of freedom of speech and expression 1901A. So this right was identified earlier and recognized और फिर in the form of right to information ये आया। तो ये एक जस्ट एक एग्जाम्पल हमने दे दी कि UDHR में एक ये राइट है। दो UDHR has practically, this is a fact, it has just a persuasive or moral value, उससे ज़्यादा इसकी ज़्यादा कोई अहमियत है नहीं। इसके अलावा भी आप फॉर एग्जाम्पल UDHR का आर्टिकल 26 है, इट प्रोटेक्ट्स एंड आइडेंटिफाइज, इट डजंट प्रोटेक्ट, रादर प्रोटेक्शन तो ठीक नहीं है, फ्री राइट टू एजुकेशन। तो इस तरह के बहुत सारे राइट्स हैं जो UDHR में हैं और जिनको मॉडर्न डेमोक्रेसीज ने फिर अपने कॉन्स्टिट्यूशंस में अडॉप्ट किया हुआ है और उसमें जगह दे दी। सो ह्यूमन राइट्स का जो मेजर डॉक्यूमेंट है वो तो यही है UDHR। बट अगर हम देखें इसका इम्प्लीमेंटेशन तो वो हम जानते हैं इट्स जस्ट अ डिक्लेरेशन। सो ये तो इम्प्लीमेंट होने से रहा। देन वी मूव ऑन टू द मेजर डॉक्यूमेंट, वो UN चार्टर है। अब जो एक्चुअल मैकेनिज्म है, UN चार्टर तो क्रोनोलॉजी में पहले है, बिकॉज UN चार्टर वाज एक्चुअली drafted and implemented as long as before as 1945 at San Francisco। तो UN चार्टर क्या करता है? इट एस्टैब्लिशेस UN एज अ बॉडी। तो यूनाइटेड नेशंस की जो एस्टैब्लिशमेंट है वो UN चार्टर के अंडर है। तो UN और उसकी बॉडीज़ को ये एस्टैब्लिश करता है, UN चार्टर। और यही आज का हमारा एक्चुअल थीम है, UN चार्टर और ह्यूमन राइट्स कैसे काम करते हैं। सी, यूनाइटेड नेशंस चार्टर 1945 सैन फ्रांसिस्को US में इसको साइन किया गया एंड अक्टूबर, उसी साल अक्टूबर में ये रादर 24 अक्टूबर को ये इम्प्लीमेंट हो गया। सो दिस इज़ चार्टर इज़ अ वेरी, ये एक एक्चुअली एक स्टैट्यूट कह सकते हैं आप इंटरनेशनली, बट इट्स कॉल्ड चार्टर इन द टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ये एक डॉक्यूमेंट है जो इस्टेब्लिश करता है यूनाइटेड नेशन और इसकी बॉडीज़ को। इसमें इट कंटेन्स प्रियम्बल एंड प्लस 111 आर्टिकल्स। अर्थमेटिकली कोई करेक्शन हो सकता है एंड यू मे रेक्टिफाई दैट, बट आई हैव टेकन मच keenness in writing the details meticulously. So it contains 100 articles which are spread over, I think, 19 parts or 19 chapters. These are spread over 19 chapters, and the various chapters जो इसके हैं they deal with, for example, पर्पसेस एंड प्रिंसिपल्स मिलेंगे आपको कि क्या है यूनाइटेड नेशंस का, देन मेंबरशिप इसकी कैसे ले ली जाए, फिर ऑर्गन्स इसके कौन कौन से होंगे, फिर इन ऑर्गन्स की वर्किंग, जो ऑर्गन्स हैं, और प्रिंसिपली इसके 6 ऑर्गन्स हैं, ये हम जानते हैं और ये सब जानते हैं आप, और इसको उनकी वर्किंग वगैरह शायद आपने इंटरनेशनल लॉ में उस सब्जेक्ट में डिस्कस की होगी, समझा भी होगा, वो अभी हमारा पार्ट नहीं है। हम ह्यूमन राइट्स के संदर्भ में यूनाइटेड नेशंस और इसके चार्टर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। बट ये याद होगा आपको, आर्टिकल 7 जो इसका है UN चार्टर का, इट इस्टेब्लिशेस दीज प्रिंसिपल 6 ऑर्गन्स, जिसमें एक है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली UNGA। मैं क्विकली इन ऑर्गन्स को यहाँ पे लिख लेता हूँ। और दूसरा ऑर्गन कौन सा है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। नंबर 3 है सिक्योरिटी काउंसिल, मैं इसको एब्रीवेटेड फॉर्म में लिख रहा हूँ, सिक्योरिटी काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट समझ बैठेंगे आप, सिक्योरिटी काउंसिल। नंबर 4 है द सेक्रेटेरिएट, और नंबर 5 है
दिस ट्रस्टीशिप काउंसिल, और ये 1994 से काम नहीं कर रहा है. दिस हैज़ बीन सस्पेंडेड. ये नहीं कह सकते कि ये ऑर्गन नहीं है. दिस कंटिन्यूज टू बी एन ऑर्गन बट दिस इज सस्पेंडेड. एंड लास्टली वी हैव इकोसॉक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, वेरी वाइटल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस. इकोसॉक तो ICJ है, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. अक्सर कन्फ्यूजन हो सकता है, वो ICC अलग है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट. मच ऑफ यू मस्ट बी नोइंग दिस, लेकिन फिर भी इन बातों को दोहराना ज़रूरी है ताकि कन्फ्यूजन ना रहे और क्लैरिटी और आ जाए. इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट अलग है, वो रोम स्टैट्यूट के अंडर एस्टैब्लिश किया गया है, ऑल्दो वो भी यूनाइटेड नेशंस का ही पार्ट है. बट इन दोनों में फ़र्क ये है कि यहाँ स्टेट्स पार्टीज़ हो सकती हैं सिर्फ, और यहाँ इंडिविजुअल्स भी पार्टी बन सकते हैं. और जुरिसडिक्शन में भी थोड़ा डिफरेंस है, रादर बहुत डिफरेंस है कि किन इश्यूज़ को ये करता है जुरिसडिक्शन एक्सरसाइज और किन इश्यूज़ पे ये जुरिसडिक्शन एक्सरसाइज करता है. बट ICC इज़ नॉट अ पार्ट और बॉडी. तो इन बॉडीज़ में सिर्फ ये 6 है जो यूनाइटेड नेशन चार्टर इस्टेब्लिश करता है आर्टिकल 7 में इसके. अब हम ये समझेंगे कि यूनाइटेड नेशंस या UN चार्टर जो है ये ह्यूमन राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट करता है. प्रैक्टिकल मैकेनिज्म जो ह्यूमन राइट्स का है वो समझना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, और उसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहेंगे. देखिए, अंडर द एजिस ऑफ UN, अभी हम चार्टर नहीं देख रहे हैं, UN चार्टर की हेडिंग मिटा देते हैं. अब ह्यूमन राइट्स का इम्प्लीमेंटेशन समझने के लिए 2 हेडिंग्स में हम इनको क्लासिफाई करेंगे. एक तो UN का चार्टर इटसेल्फ प्रोटेक्ट करता है या इम्प्लीमेंट करता है या कोई मैकेनिज्म ले डाउन करता है, कोई मैकेनिज्म ह्यूमन राइट्स का जो भी होगा उसको हम कहेंगे चार्टर बेस्ड मैकेनिज्म या चार्टर बेस्ड. बॉडीज़ कहना ठीक नहीं है, हम मैकेनिज्म कह देंगे, बिकॉज हो सकता है बॉडी ना हो, वो मैकेनिज्म हो सिर्फ. तो विल कॉल दैट चार्टर बेस्ड. और फिर एक होता है ट्रीटी बेस्ड. ये आगे डिटेल में ट्रीटी बेस्ड बॉडीज़ हमें बहुत सारी समझनी है. इसी में स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये ह्यूमन राइट्स काउंसिल क्या है, कमेटी क्या है और कमीशन क्या है. ये तीनों बॉडीज़ है, ह्यूमन राइट्स कमेटी, ह्यूमन राइट्स कमीशन, ह्यूमन राइट्स काउंसिल, फिर इंडिविजुअल कंप्लेंट मैकेनिज्म, फिर इंटरस्टेट, ये सारी चीज़ें. तो अभी यहाँ से आप ध्यान लगा के सुनते रहिएगा. आई थिंक बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ जानी चाहिए. एक मैकेनिज्म तो चार्टर बेस्ड है, जो चार्टर यूनाइटेड नेशंस का इस्टेब्लिश करता है किसी भी प्रोविजन में या किसी भी आर्टिकल के तहत, और फिर वो काम करता है वो मैकेनिज्म, वो हम अभी समझेंगे. और एक है ट्रीटी बेस्ड. ट्रीटी बेस्ड मैकेनिज्म कौन सा है? ट्रीटी बेस्ड मैकेनिज्म जो है वो वेरियस ट्रीटीज़ हैं. देयर आर एक्चुअली 9 कोर ह्यूमन राइट्स ट्रीटीज़ ऑफ UN. तो 9 है इसमें, 9 कोर ह्यूमन. फिर उन ह्यूमन राइट्स कमिटीज, उन ट्रीटीज़ को, जो भी ह्यूमन राइट्स ट्रीटीज़ 9 में अभी गिनवाएंगे उनको, क्योंकि ऐसे ये कन्फ्यूजन रह जाएगा वरना. तो 9 ह्यूमन राइट्स ट्रीटीज़ हैं, कोर ह्यूमन राइट्स ट्रीटीज़ उनको कहते हैं. वो ट्रीटीज़ हैं. ट्रीटीज़ में कन्वेंशन भी आता है, कोवेनेंट भी आता है. और ये चार्टर, दिस इज़ चार्टर. और कन्वेंशन और फॉर एग्जांपल या कोवेनेंट में क्या फ़र्क है? तो ये 2 वर्ड्स फिर आ गए, ये फिर से बता देता हूँ, जो कि ये कन्वेंशन है और कोवेनेंट है. क्योंकि ये जो हम पढ़ेंगे ट्रीटी बेस्ड बॉडी, इसमें 2 कोवेनेंट है जो हम ऑलरेडी जिनका नाम ले चुके हैं, ICCPR एंड ICESCR 1966 के. इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स. ये 2 कोवेनेंट्स हैं, बाकी सारी कन्वेंशंस हैं. कोवेनेंट्स और कन्वेंशंस में क्या फ़र्क है? कन्वेंशन एक्चुअली एक मीटिंग ऑफ स्टेट पार्टीज़ होती है, और उससे निकला हुआ कोई ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट या डॉक्यूमेंट होगा. और कोवेनेंट्स आर इन द नेचर ऑफ ट्रीटीज, जहाँ मेंबर स्टेट्स प्लेज टू डू और नॉट टू डू और रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग एनी एक्ट और सर्टेन एक्टिविटी. तो दिस इज़ मोर प्रैग्मेटिकली कि ज़्यादा सॉल्यूशन ओरिएंटेड कोवेनेंट होता है, कन्वेंशन नहीं. कन्वेंशन से हो सकता है कोई चीज़ निकले भी नहीं. बट देयर आर दीज 9. तो मेजर डिफरेंस जो अंडरलाइंग है
चार्टर बेस्ड मैकेनिज्म और ट्रीटी बेस्ड मैकेनिज्म है, उसमें समझने की एक बुनियादी बात यह है, प्रैग्मेटिकली और प्रैक्टिकली जो एक पॉइंट है जो जहन में रखना चाहिए कि जो भी चार्टर बेस्ड बॉडीज़ हैं, इसको मैं लिखूंगा तो आपको ज़्यादा अच्छा रिटेन हो जाएगा. These are actually supported and funded by the state parties who are the members of United Nations. यानी charter based bodies हैं. Charter based bodies or charter based mechanism are supported and funded. Oh God, light चली गई. Sorry for that, I had to adjust the कैमरा सेटिंग्स क्योंकि लाइट चली गई थी. सो जो ये चार्टर बेस्ड बॉडीज़ हैं, इनका सपोर्ट और फंड दोनों जो है वो आते हैं मेंबर्स और मेंबर्स स्टेट्स आर द कंट्रीब्यूटर्स यानी जितने भी इन्हें मैकेनिज्म को स्पेसिफिकली नहीं वो फंड करते हैं, वही चूंकि यूनाइटेड नेशंस को फंड देते हैं तो उस फंड में से बजट चला जाता है उन बॉडीज़ को. तो जो भी मेंबर होगा यूनाइटेड नेशंस का तो उसकी तरफ से फंड एज कंट्रीब्यूशन जाता है. तो दिस इज़ मोर प्रैग्मेटिक एंड सोफिस्टिकेटेड मैकेनिज्म एंड मोर रोबस्ट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसिंग एंड सपोर्ट. फॉर एग्जांपल, अगर चार्टर बेस्ड कोई बॉडी है और उसको किसी मेंबर स्टेट में भेजा गया तो उसे दोनों लॉजिस्टिकल सपोर्ट एंड फाइनेंशियल सपोर्ट दोनों मिलेंगे क्योंकि मेंबर स्टेट है. और इसमें देयर इज़ बिट पैची. ये जो ट्रीटी बेस्ड बॉडीज़ हैं दे आर आल्सो सपोर्टेड बट दे आर सपोर्टेड बाय द स्टेट मेंबर्स टू ट्रीटीज़ एंड दैट टू ऑन वॉलंटरी बेसिस. ये जो मेंबर स्टेट्स हैं ऑफ treaties on voluntary basis यानी वो चाहें तो फंड दे या चाहे ना दे. और पहली बात तो मेंबर ही होना इटसेल्फ एक डिफ़िकल्टी है. सबको मेंबर नहीं होंगे ट्रीटीज़ के तो पैसा भी नहीं मिलेगा और दूसरा सपोर्ट भी नहीं मिलेगा. फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको बोला कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर, तो इसमें यूएस की तरफ से कोई फंड नहीं आता, हालांकि इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है और इतना पैसा उनके पास है, और लेकिन उनकी तरफ से कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा है इस ट्रीटी की बॉडी को. हर जो 9 कोर ह्यूमन राइट्स ट्रीटीज़ है, हर एक ट्रीटी अपनी एक बॉडी इस्टेब्लिश करती है जिसे हम कमेटी कहते हैं. दे एस्टैब्लिश 9 कमिटीज़. अभी हम उन 9 की तरफ जाएंगे, पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम वापस आएंगे चार्टर बेस्ड मैकेनिज्म को थोड़ा बहुत समझने के लिए. तो जो 9 ह्यूमन ट्रीटीज़ हैं, कोर ह्यूमन राइट्स ट्रीटीज़ जिन्हें हम कहेंगे, वो स्टार्टिंग विद 1965 अर्लीस्ट और 2006 में ख़त्म होते हैं. मैं क्विकली उनको गिना दे रहा हूँ और मैं एब्रीवेटेड लिखूँगा और आप प्लीज़ नोट करते जाइएगा. नंबर 1 इज़ ICERD जिसे हम कहते हैं, ये 1965 का है. दिस इज़ इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. इसे कहते हैं हम इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. तो ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पे बेस्ड है. इसी तरह ICCPR है, ICCPR 1966 का इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स. और इसी तरह इसी साल का है ICESCR 1966 का, ये भी है इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स. ये सब बाकी जो मिलेंगे आपको कन्वेंशंस मिलेंगे, ये सिर्फ कोवेनेंट है, तो इसको मैं ऐसे मार्क कर रहा हूँ, ये दो सिर्फ कोवेनेंट है. अगर इन दो के साथ इनफॉर्मली, ऐसा नहीं है कि कोई स्टैचूट या कोई ऐसी बॉडी ऐसा कह रही है, इनफॉर्मली अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ और द स्कॉलर्स, इसको इन दो को प्लस UDHR को, इनको तीनों को एक साथ कहा जाता है इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स. कभी कभार ये MCQ में पूछा जाता है, व्हाट इज़ इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन.
तो इन 3 डॉक्यूमेंट्स को, इन 2 कोवेनेंट्स को अलॉन्ग विद यूडीएचआर, बिकॉज ये फर्स्ट और सेकंड जनरेशन राइट्स को तकरीबन सीमेंट करके अच्छी तरह एक जगह जमा कंसोलिडेट करके जो रिप्रेजेंट करते हैं. सो दिस टुगेदर दे आर कॉल्ड इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स. इसके अलावा 1966 के बाद सीडा है कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ 1979 का है ये प्रोबेबली. यस, सीडा है ये कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट विमेन. दिस इज जेंडर स्पेसिफिक. तो ह्यूमन राइट्स में कुछ सिचुएशन स्पेसिफिक होते हैं, कुछ जेंडर स्पेसिफिक होते हैं, पर्सन स्पेसिफिक होते हैं, कुछ रीजन स्पेसिफिक होते हैं. वो भी हम वो क्लासिफिकेशन भी कभी समझेंगे. बट ये जो है ना, ये क्लासिफिकेशन यूएन नहीं करता है, ये थीम बेस्ड है या लर्नर्स करते हैं. तो दिस इज जेंडर स्पेसिफिक, ये सिर्फ विमेन से रिलेटेड है. और आप जानते हैं विशाखा की जजमेंट ने इसी पे रिलाई किया था. एंड अंटिल देन इंडिया में कोई मैकेनिज्म नहीं था प्रोटेक्शन ऑफ विमेन अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस. सो सीडा है 1979 का. इसी तरह फिर इसके बाद आगे चलेंगे तो कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर है 1984. इसी तरह फिर कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर के बाद 89 में जाएंगे, कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड 1989. देखिए ये भी जो है स्पेसिफिक है, सिर्फ बच्चों से रिलेटेड है. कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड 1989 का. इसी तरह है इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स. यस, माइग्रेंट वर्कर्स 1990 का है ये. माइग्रेंट वर्कर्स एंड मेंबर्स ऑफ देयर फैमिलीज. सिर्फ माइग्रेंट वर्कर्स नहीं, माइग्रेंट वर्कर्स एंड मेंबर्स ऑफ देयर फैमिलीज भी है, ये 1990 का है. और इसी तरह का फिर 21st सेंचुरी में आइए, बाकी 2 21st सेंचुरी के हैं. एक तो है जिसे हम कहते हैं सीपैड. ये मैं आई लिख रहा हूँ, इसे आई सीपैड ही कहते हैं वैसे. इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ ऑल पर्सन्स फ्रॉम एनफोर्स्ड डिसअपियरेंस, ये 2006 का है. एनफोर्स्ड डिसअपियरेंस से प्रोटेक्शन देता है. एंड देन वी हैव लास्टली कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद CPRD, पर्सन्स प्रोटेक्शन राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ 2006 का. और आप जानते हैं डिसेबिलिटी लॉज डेमोक्रेटिक नेशंस में 2006 के बाद ही आने लगे, जिसमें उनको रिजर्वेशन मिलने लगा और जजमेंट्स भी ऐसी आने लगी कोर्ट से. आप देखेंगे नालसा की जजमेंट यहाँ पे या और अदर जजमेंट्स हैं. और इसी तरह जो ये 9 कोर ह्यूमन राइट्स ट्रीटीज़ हैं, तो इन्हीं को हम ट्रीटी बेस्ड मैकेनिज्म इसलिए कहते हैं बिकॉज इनके अंडर हर एक के अपनी अपनी एक कमिटी है. तो वो कमिटी क्या करती है, वो कमिटी डिफरेंट मेंबरशिप है उसका, फिर उसमें प्रोसीजर क्या है वो अलग अलग है. उसमें से जो प्राइमरी है या बेसिक है वो हम समझेंगे उस वक्त. मगर ये जब व्हेन वी टॉक ऑफ ट्रीटी बेस्ड मैकेनिज्म, वी टॉक ऑफ दीज ट्रीटीज़ कि ये ट्रीटीज़ हैं और इनके अंडर अपनी अपनी कमिटीज़ हैं और वो काम करती हैं. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट कि जिसलिए मैंने जैसे कहा कि इसमें वॉलंटरी कंट्रीब्यूशंस है. तो अगर मेंबर स्टेट, कोई भी स्टेट मेंबर नहीं है इसका, तो वो कंट्रीब्यूशन भी नहीं देगा. दूसरा सपोर्ट जो है, सपोर्ट फॉर एग्जांपल कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर की कमेटी अगर चली जाए यूएस में और वहाँ उसको सपोर्ट नहीं मिलेगा, लीव अ पार्ट द फाइनेंशियल सपोर्ट, उसको लॉजिस्टिक सपोर्ट या अदर सपोर्ट भी नहीं मिलेंगे अगर वो वहाँ इन्वेस्टिगेट करना चाह रहा है टॉर्चर के केसेस को, बिकॉज यूएस इज नाइदर अ सिग्नेटरी नॉर हैज इज रेटिफाइड. सिग्नेचर अलग है, ये पहले भी बता चुका हूँ मैं प्रीवियस लेक्चर्स में. सिग्नेचर अलग चीज़ होती है एक कन्वेंशन की या ट्रीटी की, और रेटिफिकेशन अलग होती है. स्टेट इज़ बाउंड बाय द रेटिफिकेशन. इंटरेस्टिंगली ऑल्सो ये जो दिस इज़ क्वाइट रिसेंट, ये जो इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स एंड इवन द मेंबर्स ऑफ द फैमिलीज, ये रिसेंटली बहुत न्यूज़ में था. दिस थीम ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स, इंडिया इज़ नाइदर a signatory to this nor has it ratified. even US भी नहीं है, तो इंडिया इसका सिग्नेटरी भी नहीं है और इसको रेटिफाई भी नहीं किया हुआ है. और कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर का भी इंडिया
सिग्नेटरी नहीं है, रेटिफाई भी नहीं किया हुआ है। तो सिमिलरली क्योंकि इस ऐसे बहुत पैची इम्प्लीमेंटेशन इसीलिए हो जाता है बिकॉज जो थीम और द बेसिस ऑफ दिस sovereignty है, it somewhere member states feel that it comes in conflict with compliance with these provisions or with international commitments, तो फिर implementation नहीं हो पाता है। For example ICCPR है जैसे, तो इसके optional protocols 2 हैं। प्रोटोकॉल्स इसलिए ऐड किए जाते हैं जो डिफेक्ट्स मेन डॉक्यूमेंट में थे वो चेंज किए जाएं, अमेंडमेंट चूंकि इंटरनेशनली हो नहीं सकते, तो दैट दोज आर कॉल्ड प्रोटोकॉल्स। तो पहला प्रोटोकॉल इसका है, और सेकंड प्रोटोकॉल, सेकंड ऑप्शनल प्रोटोकॉल, इनको ऑप्शनल पहले ही कह दिया, तो आप इसके मेंबर हो सकते हैं मगर प्रोटोकॉल के मेंबर नहीं होंगे। तो सेकंड ऑप्शनल प्रोटोकॉल 1977 का है। दोनों प्रोटोकॉल्स को ऑप्शनल इसीलिए कहा गया। तो जो फर्स्ट ऑप्शनल प्रोटोकॉल है उसने उसमें इंडिविजुअल कंप्लेंट मैकेनिज्म डाल दिया था। सेकंड ने इसमें, this was actually second optional protocol dealt with abolition of death penalty. तो India is a signatory, even a ratifier of this ICCPR, लेकिन it has not ratified the second optional protocol, so यहाँ death penalty एक mode of punishment है, form of punishment है। तो इस तरह बहुत सारे nations जो हैं they make reservations regarding the provisions etc. तो फिर वो कंप्लाइंस रेट कम हो जाता है, और कॉमन पीपल फील डिसअपॉइंटेड और डिसग्रंटल्ड बिकॉज ऑफ दिस। लेकिन इसको समझना ज़रूरी है कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू इशू अ यूनानिमस और वर्केबल प्रैग्मेटिक विप इंटरनेशनली जो इसका कंप्लाइंस रेट बहुत बढ़ा दे, बिकॉज दीज थिंग्स कम इन कॉन्फ्लिक्ट विद सॉवरेनिटी और म्युनिसिपल लॉ एट्सेट्रा। अब इन्फोर्समेंट के टूल्स और मैकेनिज़म्स क्या हैं, ये मैं एक डिफरेंट चीज़ पढ़ा रहा हूँ। इन्फोर्समेंट टूल्स, यानी बहुत सारे टूल्स और इन्फोर्समेंट मैकेनिज़म्स आप को समझ में या सुनने में आएंगे, तो वो उस वक्त आपको कंफ्यूज भी कर सकते हैं। तो पहले उसी की तरफ जाते हैं, और इसमें अभी हम ना चार्टर बेस्ड की बात कर रहे हैं, ट्रीटी बेस्ड की, मैं सबकी एक साथ बात कर रहा हूँ कि बहुत सारे टूल्स अब इंटरनेशनली कैसे करता है काम। आपने नहीं देखा होगा कि किसी का ट्रायल चला, इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशंस की कोई पुलिस है और वो आके इन्वेस्टिगेट कर रही है, इसी तरह फॉरेंसिक लैब है उनकी, ऐसा कभी नहीं होता है। और इसी तरह ना उनकी, दे डोंट हैव एनी जेल्स और गैलोज और एनी कोर्ट्स एक्सेप्ट बारिंग 2 और 3, उनका जिक्र यही करेंगे हम। सो वन मैकेनिज्म इसका ये है, कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स। कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स आप जानते हैं, जैसे अभी हमने जिक्र किया इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है इसका, और इसी तरह ICJ है। तो ICJ जानते हैं आप, बॉडी है, तो वो तो चार्टर बेस्ड बॉडी है। तो इनके मेजरली 4 कोर्ट्स हैं, जो एक तो ICJ है, एक ICC है, और एक यूगोस्लाविया का है, और एक रवांडा का। वो 2 स्पेसिफिक कोर्ट्स हैं ये, रवांडा और यूगोस्लाविया का, लेकिन मेजरली 2 ही हैं, ICJ एंड ICC। तो कोर्ट्स के ज़रिए से, अब कोर्ट्स की फंक्शनैलिटी क्या है वो अलग चीज़ है, बट एक मैकेनिज़्म ये है। इसी तरह कमिटीज़ है, कमिटी जो जैसे हमने अभी पढ़ा इतनी सारी ट्रीटीज़, तो ट्रीटी का मैकेनिज्म अपना कमेटी के ज़रिए से होता है। फॉर एग्जांपल कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर में कमेटी है, कमेटी अगेंस्ट टॉर्चर। इसी तरह कमेटी अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस या डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, उस पर कमेटी है। रादर हर एक ट्रीटी की अपनी एक कमेटी है। तो कमेटीज़ का काम कैसे होता है, मेंबर्स कितने होते हैं, कंप्लेंट प्रोसीजर क्या है, वो अलग अलग है, वेरीज डिफरेंट है, बट एक प्रोसीजर ये भी है। ये हम प्रोसीजर्स या एनफोर्समेंट टूल्स की बात कर रहे हैं। वन इज़ कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल्स एंड सेकंड इज़ कमेटीज़। इसी तरह है स्पेशल प्रोसीजर्स, SPM जिसे हम कहते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर नहीं, स्पेशल प्रोसीजर मैकेनिज्म्स, स्पेशल प्रोसीजर मैकेनिज्म। इसमें स्पेशल प्रोसीजर मैकेनिज्म्स में क्या आता है कि स्पेशल प्रोसीजर कभी कभार यूनाइटेड नेशंस थ्रू इट्स जनरल असेंबली अडॉप्ट करती है, या फिर स्पेशल प्रोसीजर मैकेनिज्म्स में आते हैं जैसे रेपोटियर्स है। रेपोटियर्स जो हैं ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं, या सिर्फ इंडिविजुअल्स होते हैं, इंडिविजुअल रेपोटियर्स हो सकते हैं या ग्रुप्स हो सकते हैं। They are actually skilled or
एक्सपीरियंस इन दोज फील्ड्स, और उनको थीम बेस्ड मैंडेट होता है या रीजन्स बेस्ड मैंडेट। ये अच्छी तरह समझ लीजिएगा, वो इंसान ही होते हैं जो बहुत महारत रखते हैं इंटरनेशनल लॉ के फील्ड में और किसी थीम पे, तो उनको थीम बेस्ड मैंडेट मिलता है, थीम बेस्ड या रीजन स्पेसिफिक और रीजन बेस्ड। जैसे रोंडा जेनोसाइड, अब रोंडा एक जो है एक एरिया है, युगोस्लाविया है, साउथ अफ्रीका है, और उस पे बेस्ड या म्यांमार बेस्ड वो किसी को बना दिया रेपोटियर, और वहाँ से वो एक्सपर्ट्स का ग्रुप है वहाँ जाता है, वहाँ से थॉरो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टिंग करते हैं वहाँ से, और रिपोर्ट तैयार करके फाइल करते हैं। तो वो रेपोटियर्स होते हैं, तो कुछ थीम बेस्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे आजकल एक स्पेशल रेपोटियर है यूएन की, आयरीन खान जिसे हम कहते हैं। यूनाइटेड नेशंस के बहुत सारे अभी तक जो है रेपोटियर्स, आई थिंक मोर देन 40 इनके स्पेशल रेपोटियर्स ने अभी तक जो है वो रिपोर्ट्स दी हुई हैं डिफरेंट थीम्स पे, और रीजन्स पे भी तकरीबन डजन के आसपास हैं। तो थीम बेस्ड हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज पे आता है, रेफ्यूजीज़ पे आता है, और अदर राइट्स पे आता है। तो थीम बेस्ड आएगा, या फिर रीजन स्पेसिफिक रेपोटियर्स आते हैं, स्पेशल रेपोटियर्स भी इनको कहते हैं हम। तो ये स्पेशल, इसीलिए स्पेशल प्रोसीजर मैकेनिज्म कहा जाता है इनको। इसी तरह इनके वर्किंग ग्रुप्स होते हैं, ये भी इसी तरह का एक मैकेनिज्म है, वर्किंग ग्रुप्स, और इसी तरह एक्सपर्ट्स, ये इन्हीं स्पेशल प्रोसीजर्स में ही आता है ये। तो इनमें जो कमिटीज़ हैं वो एक्चुअली उनका काम क्या है, दे आर एजुडिकेटिव बॉडीज़, और कोजाई जुडिशल उनको पावर्स मिले होते हैं, और वो डिसाइड करते हैं इन मैटर्स को जो उनके पास चले जाते हैं। बहुत कमिटीज़ उनमें से ऐसे हैं जिनमें इंडिविजुअल कंप्लेंट का मैकेनिज़्म भी है। और इसके अलावा जो ये मैकेनिज़्म है इन्फोर्समेंट का, इसके अलावा क्योंकि रेजोल्यूशन के मेथड से कुछ भी यूएन अडॉप्ट कर लेती है, क्योंकि एक तो रेगुलर सेशंस होते रहते हैं यूनाइटेड नेशंस के, और उसमें जो रेजोल्यूशन जो सेशंस में रेजोल्यूशंस पास होते हैं, तो उन रेजोल्यूशंस का नंबर होता है 1 2 3। अब इतनी महारत तो किसी को नहीं है कि उनके रेजोल्यूशन नंबर्स याद रखे, बट ये हमें जानना चाहिए कि रेजोल्यूशंस भी, एक तो है इनके जनरल सेशंस, आई थिंक 74 अब तक हो चुके हैं, लास्टली 2019 में एक सेशन हुआ जनरल असेंबली का। तो और इसके अलावा इनके इमरजेंसी सेशंस भी होते हैं, इमरजेंसी और स्पेशल सेशंस, ये 3 तरह के सेशंस होते हैं। तो इनमें रेजोल्यूशंस पास होते हैं, जैसे उनमें 2 बड़े इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशंस 1235 एंड 1503, ये 2 ह्यूमन राइट्स को लेकर के लैंडमार्क रेजोल्यूशंस माने जाते हैं, 1235 एंड 1503। अभी हम इसको भी डिस्कस करेंगे अलग से। अब हम समझेंगे यूएन चार्टर में ह्यूमन राइट्स का एलिमेंट क्या है। यूएन चार्टर, अब हम फिर से अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, यूएन चार्टर एंड ह्यूमन राइट्स। तो पहले हम समझेंगे ह्यूमन राइट्स को लेकर के यूएन चार्टर क्या कंट्रीब्यूशन करता है, ये समझना ज़रूरी है। whether it recognizes or identifies, देखिए देयर इज़ नो सेपरेट चैप्टर इन यूएन चार्टर जो ह्यूमन राइट्स से डील करता हो। आइडियली, क्योंकि म्युनिसिपल लॉ का पूरी दुनिया में शोर व गुल है, तो हम म्युनिसिपल लॉ से कंपेयर करते हुए वी लीन टूवर्ड्स दैट कि इसमें ऐसा होना चाहिए था कि एक चैप्टर होता, पार्ट होता जिसमें ह्यूमन राइट्स होते, पहले ह्यूमन राइट्स का जिक्र होता है कि ये ह्यूमन राइट्स हैं, फिर एक इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म होता है, फिर प्यूनिटिव मैकेनिज्म होता है या नॉन कंप्लायंस का मेथड होता है कि हम क्या करेंगे इन केस इंडिविजुअल है, इन केस स्टेट पार्टीज़ है। बट नो, दिस इज़ premised on the principle of sovereignty of each member state, so it has a due space or due respect for individual autonomy or this sovereignty of each member state, यानी कि जो भी member state है उसका अपने within the sphere or within the auspices of its own frontiers, म्यूनिसिपल लॉ में हर एक स्टेट ने कोर्ट सिस्टम या इम्प्लीमेंटेशन ऑफ राइट्स का एक मैकेनिज्म अडॉप्ट किया हुआ है, तो उसका एक ड्यू रिगार्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं है, इफ़ दैट सिस्टम हैज़ फेल्ड और क्रिपल्ड वेरी बैडली, then the system must give way to the international or transnational mechanisms. Otherwise, this might amount to interference.
इसीलिए आप देखेंगे जब यूएन चार्टर ड्राफ्ट हुआ तो जो सबसे बड़ा ओपोनेंट था इसका हांस केल्सन जिसे हम कहते हैं, हालांकि वी नो हिम एज अ प्रोपोनेंट ऑफ प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, लेकिन इसने ये कहा कि यूएन चार्टर का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो पॉसिबल नहीं है, एंड ही क्रिटिसाइज्ड इट, कि कहा कि ये खुद रिकग्नाइज करता है कि जितने भी ह्यूमन राइट्स एब्यूजेस या वायलेशंस हों उनका रेजोल्यूशन डोमेस्टिक मेथड्स से ही होना चाहिए, इट डजंट गिव वे टू एनी इंटरनेशनल मैकेनिज्म। सो दिस इज़ इट। तो हम फिलहाल ये देखने की कोशिश करेंगे, तो कोई चैप्टर सेपरेट नहीं है। नाउ कभी कभार, बल्कि आई रिमेंबर लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आया था, इट्स ऑल्दो नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इट शुड नॉट बी अ क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशंस। यूनिक सी बात है कि कितनी बार ह्यूमन राइट्स वर्ड यूज हुआ है यूएन चार्टर में। दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज थिंग, क्योंकि ये इस तरह के सवाल यूपीएससी में आते हैं, बट रिमेंबर इफ वी स्टार्ट विद दिस answer to this question, human rights चूंकि अलग चैप्टर नहीं है, so if we look for the word human rights, it is one, यानी preamble में है, plus 6 times further, ये 7 बार टोटल है, और 6 बार तो ये उसी में है, क्या कहते हैं उसको, मेन बॉडी में इसके प्रोविजंस में, और एक बार प्रियम्बल में, यानी टोटल अगर कहें तो ह्यूमन राइट्स वर्ड 7 टाइम्स यूज हुआ है। सो लेट्स, मैं उन चीज़ों को रेफ़र करता जाऊंगा ब्रीफली। फर्स्ट प्लेस जो है वो प्रियम्बल में है, और प्रियम्बल मैंने पहले भी कहा था पिछले लेक्चर्स में कि क्रिटिसिज्म है इसका, दैट प्रियम्बल हैज़ बीन काउच्ड इन अ वेरी नेगेटिव लैंग्वेज, दैट वी द पीपल्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस डिटरमिन्ड टू सेव द सक्सीडिंग जनरेशंस फ्रॉम द स्काउज ऑफ वॉर। तो जंग व जदल की जो मुसीबत है उससे बचने के लिए इंसानों को ह्यूमन राइट्स दिए जा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वो उनको जंग व जदल से बचने के लिए नहीं है, वो तो ऑर्डिनरी कोर्स में, ऑर्डिनरी परस्यूट में, इन ऑर्डर टू अपलिफ्ट एंड अपकीप द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड कॉन्स्टेंट इम्प्रूवमेंट इन द स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, ह्यूमन राइट्स की ज़रूरत है, वो जंगों से बचने के लिए नहीं है, बट इट इज़ दैट। तो उसी में आगे प्रियम्बल में ये कहता है, द मेंबर स्टेट्स दे रीअफर्म देयर फेथ इन फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स, प्रियम्बल में दे रीअफर्म देयर फेथ इन फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स एंड इन द डिग्निटी एंड वर्थ ऑफ ह्यूमन पर्सन। और सेकेंडली अगर आप देखेंगे दूसरी जगह जो इसका जिक्र है वो आर्टिकल 1 में है। आर्टिकल 1 मैंने आपको बोला इसके 111 आर्टिकल्स हैं, स्प्रेड ओवर आई थिंक 19 चैप्टर्स। तो आर्टिकल 1 में इसमें जो प्रिंसिपल्स एंड पर्पसेस एस्टैब्लिश किए गए हैं उसमें रादर इंटरेस्टिंग ये है, दोनों वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, ह्यूमैनिटेरियन भी और ह्यूमन राइट्स भी, क्योंकि हम जानते हैं दीज आर कंकरेंट और ओवरलैपिंग ब्रांचेस ऑफ ह्यूमन राइट्स। कभी कभार ये डिस्कोर्स कहा जाता है ह्यूमैनिटेरियन लॉ इसी का पार्ट है, कभी कहा जाता है नो इट्स सेपरेट बिकॉज ह्यूमैनिटेरियन लॉ इज़ एप्लीकेबल ओनली इन टाइम्स ऑफ वॉर और नॉट इन टाइम्स ऑफ पीस। तो बट ह्यूमैनिटेरियन दोनों, दैट इट सीक्स, आर्टिकल 1 कहता है पर्पस और प्रिंसिपल्स में, दैट इट सीक्स टू अचीव इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन सॉल्विंग इंटरनेशनल इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल और प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमैनिटेरियन कैरेक्टर, and in promoting and encouraging respect for human rights, so and fundamental freedoms on based on the principle of non-discrimination। ये जगह आपको जगह जगह दिखेगा कि उसमें लिखा होगा कि not on the basis of without gender or caste or religion etc. So these are the principles based on the principle of non-discrimination. So this is ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम। इसी तरह तीसरी जगह जो है वो आर्टिकल 13 में है, आर्टिकल 13 जहाँ जनरल असेंबली को पावर है दैट इन इट शेल इनिशिएट, रादर इट्स इसकी ऑब्लिगेशन है दैट जनरल असेंबली शेल इनिशिएट स्टडीज़। तो ये जनरल असेंबली शेल इनिशिएट स्टडीज़ एंड मेक recommendations for the purpose of international cooperation in the realization of human rights and fundamental freedoms based on the principle of non-discrimination। तो यहाँ पहली बार मैंने आपको कहा आर्टिकल 7 इन ऑर्गन्स को ले डाउन करता है, तो जो बाकी के प्रोविजंस हैं जैसे चैप्टर 4 में है यही जनरल असेंबली, तो वो आर्टिकल 13 में उसका जिक्र है। तो आर्टिकल 13 इसको रादर इसको अगर हम 13(1)(b कहें ना तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा,
अगर आपको कभी रिसर्च आर्टिकल वगैरह लिखना हो तो उसके लिए मैं कह रहा हूँ, वरना कर्जरी अंडरस्टैंडिंग के लिए आर्टिकल 13 काफ़ी है। फर्दर अगर हम आगे बढ़ें तो जो मेजर इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस हैं जो यूनाइटेड नेशन चार्टर में सबसे ज़्यादा इमेंसिपेटिंग प्रोविजंस हैं ह्यूमन राइट्स को लेकर के, उसको मैं दोनों को, वो है तो आर्टिकल 55, लेकिन अगर हम 55 और 56 एक साथ लिखें तो ज़्यादा ठीक होता। अब देखिए मैं क्यों ऐसा बता रहा हूँ, बिकॉज आर्टिकल 55 जो है ये इकोसॉक जो है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल को इस्टेब्लिश करता है। तो इट सीक्स एन इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड सोशल कोऑपरेशन जो इक्वल राइट्स पे बेस्ड हो एंड रिस्पेक्ट फॉर यूनिवर्सल रिस्पेक्ट फॉर अदर ऑब्जर्वेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स and fundamental freedoms also based on principle of non-discrimination। ये आर्टिकल 55 है कि इकोसॉक को ये कहता है कि इकोसॉक कोऑपरेट करेगा यूएन के साथ और वो ह्यूमन राइट्स के ऑब्जर्वेंस और यूनिवर्सल रिस्पेक्ट को लेकर के। 55 व्हाट 56 एक्चुअली डज, एंड दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट देन 55। 56 में ह्यूमन राइट्स वर्ड तो यूज नहीं हुआ है, बट इट रेफर्स टुवर्ड्स आर्टिकल 55 एंड सेज दैट ऑल मेंबर्स टेक अ जॉइंट एंड सेपरेट प्लेज। तो ये ज़रूरी है कि देयर इज़ अ जॉइंट प्लेज फॉर जॉइंट एंड सेपरेट एक्शन इन कोऑपरेशन विद द यूनाइटेड नेशंस फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑल द पर्पसेस सेट आउट इन 55। तो इसीलिए इन दोनों को एक साथ रीड किया जाना ज़रूरी है। ये 56 में मेंबर स्टेट्स प्लेज ले लेते हैं कि हम ह्यूमन राइट्स को, यानी जो पर्पसेस 55 ने सेट आउट किए, उनको जॉइंटली भी परस्यू करेंगे और इंडिविजुअली भी परस्यू करेंगे। इसी तरह फिर इकोसॉक जो है आर्टिकल 62 में या आर्टिकल 62 में, सो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो अभी तक इस सेंस में है वो 55 है। एक और आएगा अभी, वो मैं बताऊंगा। तो नेक्स्ट प्रोविजन इज फिफ्थ प्लेस वेयर ह्यूमन राइट्स इज यूज्ड इज आर्टिकल 62, जहाँ पे इकोसॉक में मेक रिकमेंडेशंस फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोटिंग एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स फॉर ऑल बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन। तो ये इकोसॉक को फिर से इकोसॉक यहाँ रिकमेंडेशंस दे देता है। सिक्स्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक तो ये फोर्थ था, एक सिक्स्थ था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि ये आर्टिकल 68 की तरफ रेफर करता है, और आर्टिकल 68 में इकोसॉक ही को फिर से ये है कि दैट इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल शेल एस्टैब्लिश एंड इट शेल, मैंडेटरी है कि दैट इट शेल एस्टैब्लिश अ कमीशन फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स। यहाँ थोड़ी देर रुक के मैं आपको समझाना चाहूँगा कि इसके अंडर जो है एक कमीशन सेटअप किया जाता है। कमीशन, इट गिव्स द मैंडेट फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो इसी के अंडर, जिसे हम ह्यूमन राइट्स कमीशन भी कहते थे, HRC, ये ध्यान से समझिएगा, ये कंफ्यूज हो जाता है इंसान। ये 2006 तक काम कर रहा था, एंड दिस वाज लेटर इन 2006 दिस वाज रीनेम्ड एज ह्यूमन राइट्स काउंसिल। जो कमीशन पहले था उसे काउंसिल अब कहते हैं। अगर अब वर्ड आया ह्यूमन राइट्स कमेटी, व्हेनेवर वी से कमेटी वी रेफर टू दोज ट्रीटीज, 9 कोर ट्रीटीज, उनके अंडर कोई कमेटी होगी, नॉट अंडर UN चार्टर। चार्टर बेस्ड मैकेनिज्म में कमीशन है और कमीशन वाज रिप्लेस्ड बाय काउंसिल, और जो अर्लियर काउंसिल कमीशन था वही अब काउंसिल बन गया सिंस 2006। सो दिस एस्टैब्लिश द कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और काउंसिल ऑफ ह्यूमन राइट्स। फिर इस काउंसिल के कई सारे अपने प्रोसीजर्स हैं ह्यूमन राइट्स के, क्योंकि बिकॉज कमीशन है ये ह्यूमन राइट्स के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के, उनको भी हम पैसिवली ये कहेंगे वो चार्टर बेस्ड बॉडीज ही हैं। सो इस तरह से ये 6 हो गई। यस, सातवां है, यस सातवां भी है, ट्रस्टीशिप काउंसिल का है, आर्टिकल 76 में है। समझिए इन दोनों का जमा है ट्रस्टीशिप काउंसिल। चूंकि मैंने आपको बोला ट्रस्टीशिप काउंसिल इज नॉट एनी मोर in work, but ये है कि trusteeship council will encourage respect for human rights again, and this has been provided in article 76. so these are actually these 7 places, we will say preamble के अलावा 6 ही हैं जहाँ human rights का character कहीं ना कहीं UN charter में मिलता है। now अब हम एक brief overview charter based bodies का ले लेंगे, फिर lecture ख़त्म करेंगे। So this is the final part of this lecture, जिसमें हम ये ब्रीफली समझने की कोशिश करेंगे कि UN चार्टर में अब क्या क्या मैकेनिज्म हैं कर्जरली, उनकी वर्किंग वगैरह हम आगे के लेक्चर्स में समझना
पूरा करेंगे, बट इसमें अभी ब्रीफ ओवरव्यू उनका देख लेते हैं। कुछ कुछ पार्ट्स उनके सेपरेट, दे फॉर्म एज सेपरेट कैप्शंस और कंपोनेंट्स और मॉड्यूल्स ऑफ योर सिलेबस, तो उनको तो उस वक्त डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। बट यहाँ एक कर्सरी अंडरस्टैंडिंग हमें पता चलेगा यूएन चार्टर और ह्यूमन राइट्स के मैकेनिज्म। अब हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे आते हैं, काम कैसे करता है यूएन चार्टर का। तो अब पहले अगर हम क्वाज़ी जुडिशल और जुडिशल बॉडीज़ में देखें, वो है नंबर 1 में हम देखेंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब इसकी वर्किंग, फंक्शनिंग, अदर वो अलग चीज़ है, उसमें हम नहीं जाएंगे। बट अभी हम देखना चाहेंगे कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक्चुअली यूएन की बॉडी है, और आप जानते हैं कि दिस इज़ बिकॉज ऑफ इट्स एज, दिस इज़ द ओल्डेस्ट क्वाज़ी जुडिशल बॉडी। और आईसीसी चूँकि नया है, आईसीसी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2006 ओनली. So ICJ is actually the oldest, and this could have been a champion of human rights in respect of the mechanisms. माना नहीं जाता है, दो बहुत सारी जजमेंट्स इसकी हैं, इसकी वर्किंग बिट पैची है, और इसके जजमेंट्स या डिसीजंस जो भी होते हैं, दे आर ऑफ रिकमेंडेटरी नेचर। फॉर एग्जांपल इसमें मैं हम निकारागुआ का केस आपको याद होगा, यूएस निकारागुआ वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स। इट्स अ फेमस बैटल बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड निकारागुआ, जिसमें निकारागुआ में दोज जो यूनाइटेड स्टेट्स है, यूएन नहीं यूनाइटेड स्टेट्स है, यूनाइटेड स्टेट्स ने एक्चुअली गोरिल्ला जो माइनर्स थे उनको सपोर्ट करके निकारागुआ में गवर्नमेंट ओवरथ्रो करवाई। एंड मैनी एलिगेशंस जो भी थी, जब ट्रायल चला निकारागुआ और यूएसए का, एंड देयर वाज अ जजमेंट जो बहुत सारे रिकमेंडेशंस के अलावा यूएस को गिल्टी पाया। यूएस वाज फाउंड गिल्टी ऑफ inciting violence and overthrowing the government in this part, but critically we can say कि इसमें जो एक I think इसमें एक जज ने डिसेंट दिया, it was a 12-1 judgment probably, तो 12 जजेस ने यूएस को गिल्टी कहा, और यूएस नेवर complied with the judgment, कभी नहीं। और रादर लेट इन 2006 और 5 निकारागुआ ने विड्रॉ किया फिर कंप्लाइंस उस जजमेंट का, मांगा ही नहीं, क्योंकि वो कभी कंप्लाई नहीं हो पाया। यूएस को कंपनसेशन या रिपैट्रिएशंस जिन्हें कहते हैं वो भी देनी थी, वो नहीं दिया निकारागुआ को। और इंटरेस्टिंग टू नोट, जो मैं बता दूं आपको ऑन ए साइड नोट, कि ये एक डिसेंट करने वाला यूएसए का ही जज था, श्वेबल नाम था इसका। और इट्स द फैक्ट दैट अब अगर आप जजमेंट देखेंगे, इसका डिसेंट जो है, इट इज़ ट्वाइस एज लॉन्ग एज द 12 जजेस जजमेंट यूनानिमस। इतनी इनसे दुगना बड़ा डिसेंट लिख दिया इसने। सो एक है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अभी हम उसमें चूँकि नहीं जा रहे हैं तो मैंने बस रेफर कर दिया उसकी तरफ। मगर इतना समझना ज़रूरी है दैट आईसीजे only considers cases which are between countries or intergovernmental organizations, for example WHO, UNICEF etc. जो भी intergovernmental organizations हैं या countries हैं, उनके दरमियान जो है उनके माबैन cases आईसीजे कंसिडर करता है। इंडिविजुअल्स और जो भी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओज हैं वो पार्टी नहीं हो सकते आईसीजे के सामने। इंस्टेड इसके बरक्स जो है आईसीसी में ऐसा हो सकता है। नाउ एक दूसरा जो है, दूसरी जो चार्टर बेस्ड दूसरा मैकेनिज्म है, और अगर मैं प्रैक्टिकली देखूं तो यही दो मैकेनिज्म्स हैं, एक या दो, फिर जो फर्दर हैं वो इनमें से एक में डाले जाएंगे। दूसरा है कमीशन, जो हमने अभी पढ़ा, कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स। यही है जो आर्टिकल 68 एस्टैब्लिश करता है चार्टर का। कमीशन होगा एक ह्यूमन राइट्स का, और यही कमीशन है जिसका नाम 2006 से ह्यूमन राइट्स काउंसिल पड़ा। तो जो पहले कमीशन था वही अब काउंसिल है। अब कमीशन या काउंसिल के अपने खुद बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, और जैसे यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू है, इसी तरह ह्यूमन राइट्स काउंसिल कंप्लेंट प्रोसीजर है, स्पेशल प्रोसीजर्स हैं, तो वो सारे इसी के प्रोसीजर है ह्यूमन राइट्स काउंसिल के। तो लेकिन उनको भी हम चार्टर बेस्ड मैकेनिज्म मान लेते हैं। दो, अगर आप यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू का मैकेनिज्म ढूंढेंगे चार्टर में कहीं नहीं है, लेकिन चार्टर इस्टेब्लिश करता है कमीशन या काउंसिल को, तो काउंसिल ने वो अडॉप्ट किया हुआ है, तो काउंसिल के प्रोसीजर्स को हम मान लेते हैं फॉर द पर्पज ऑफ डिस्कशंस या
दिस एनालिसिस ये कहा जाता है थियोरेटिकली दैट दीज प्रोसीजर जो अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ 3, 4, 5 करके, या लेकिन इसका सब बनाऊंगा, पहले इन्हीं का सब बनाएंगे हम। इनको भी माना जाता है दे आर इनडायरेक्टली और पैसिवली चार्टर बेस्ड बॉडीज और चार्टर बेस्ड मैकेनिज्म्स, जिनमें फॉर एग्जांपल यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू है, UPR. This is the most robust mechanism. It was established in 2007, जिसमें ह्यूमन राइट्स कंप्लायंस का जो स्टेटस है उसकी रिपोर्ट हर साल ह्यूमन राइट्स काउंसिल के पास जाती है फ्रॉम एवरी मेंबर स्टेट। 3 pronged, वो 3 तरह से रिपोर्ट आती है। फिर प्रिपेयर कैसी होती है वो हम अलग लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बट एक है यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू। तो ये एक चीज़ याद रखिएगा, इसको भी हम, चूँकि ये ह्यूमन राइट्स काउंसिल का प्रोसीजर है तो इसको हम चार्टर बेस्ड ही मानते हैं, वरना एक्चुअली चार्टर बेस्ड यही 2 हैं। ओके, इसी तरह यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू के साथ साथ इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2007। ह्यूमन राइट्स का एक और प्रोसीजर है स्पेशल प्रोसीजर्स, जिसे हम कहेंगे, ये दूसरा समझिए, स्पेशल प्रोसीजर्स। और ये किसका स्पेशल प्रोसीजर है? ह्यूमन राइट्स काउंसिल, HRC जब मैं लिखूं तो कमीशन मत समझिएगा, अब इट इज़ ऑलवेज काउंसिल, बिकॉज कमीशन अब काउंसिल से रिप्लेस हो गया है। सो वी बाय दिस वी मीन ऑलवेज दिस ह्यूमन राइट्स काउंसिल। सो स्पेशल प्रोसीजर्स में क्या होता है उसकी डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, बट ब्रीफली मैं अभी आपको बता दूं दैट दिस स्पेशल प्रोसीजर्स विच आर अडॉप्टेड बाय ह्यूमन राइट्स काउंसिल, इसमें ह्यूमन राइट्स या इंडिपेंडेंट ह्यूमन राइट्स एक्सपर्ट्स होते हैं जिनको मैंडेट दिया जाता है टू रिपोर्ट एंड एडवाइस ऑन ह्यूमन राइट्स इश्यूज़, या तो थीम बेस्ड, जैसे मैंने कहा था आपसे, थीमेटिक, और कंट्री स्पेसिफिक जिसे हम कहते हैं रीजन बेस्ड। थीम बेस्ड ये एक्सपर्ट्स का एक ग्रुप होता है ह्यूमन राइट्स पे, जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल उनको थीम बेस्ड मैंडेट देता है या कंट्री बेस्ड या कंट्री स्पेसिफिक मैंडेट देता है। मैंने आपको बोला था मोर देन 44 थीमेटिक मैंडेट्स अब तक दिए गए हैं एंड ऑलमोस्ट a dozen कंट्री मैंडेट्स। हालांकि उसमें भी एक क्रोनोलॉजी जो समझेंगे वो बहुत ऑब्जेक्शनेबल लगता है कि इन्हीं कंट्रीज़ में क्यों मैंडेट दिया गया। फॉर एग्जांपल अगर US बहुत बड़ा ग्रॉस वायलेशन भी करे ह्यूमन राइट्स का तो US के ख़िलाफ़ कभी कंट्री मैंडेट नहीं मिलता। लेकिन एक मैकेनिज़्म है, हमें उसकी वर्किंग वगैरह से एग्रीमेंट है या नहीं है, इट्स अ डिफरेंट और सेपरेट क्वेश्चन, लेकिन ये समझना है कि स्पेशल प्रोसीजर्स में ये आता है। एंड देन देयर इज़ कंप्लेंट प्रोसीजर जिसे हम कहते हैं। ह्यूमन राइट्स काउंसिल का एक और है 1 2 3 यस, ह्यूमन राइट्स काउंसिल HRC कंप्लेंट प्रोसीजर, ये आई थिंक लास्ट होगा। ये ह्यूमन राइट्स काउंसिल का कंप्लेंट प्रोसीजर ये भी 2007 में ही एस्टैब्लिश हो गया बाय रेजोल्यूशन 51 ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ये इसमें क्या होता है ये मैं बताता हूँ आपको कि इसमें जहाँ भी फॉर एग्जांपल कोई मेंबर स्टेट है या कोई मुल्क है जहाँ कोई ग्रॉस और अटेस्टेड वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, जो रेजोल्यूशन में आप फ्रेज यही पाएंगे दैट देयर आर कंसिस्टेंट पैटर्न्स ऑफ ग्रॉस एंड रिलायबली अटेस्टेड वायोलेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स, तो उसमें कंप्लेंट प्रोसीजर जो इशू करता है ह्यूमन राइट्स काउंसिल इसके अंडर, और इसमें कंप्लेंट कोई भी दे सकता है। ह्यूमन राइट्स काउंसिल के कंप्लेंट प्रोसीजर में कंप्लेंट इंडिविजुअल भी दे सकता है, ग्रुप्स भी दे सकते हैं, और इवन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी दे सकता है, विक्टिम भी दे सकता है। एंड जब भी वो कंप्लेंट देता है दिस इज़ ऑल ट्रीटेड कॉन्फिडेंशियलिटी विद कॉन्फिडेंशियलिटी। और आई थिंक एक बार एक रिपोर्ट आई थी इसकी ह्यूमन राइट्स काउंसिल की, एंड प्रोबेबली in 2010 or 11 1,25,000 कंप्लेंट, इंडिविजुअल कंप्लेंट्स उनके पास तब तक जा चुके थे।
सो ये यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू और स्पेशल प्रोसीजर्स और दिस कंप्लेंट प्रोसीजर, ये तीन हैं जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल के एजीज में ही होते हैं। अब इस डिस्कशन को यहीं वाइंड अप करते हैं, दैट्स इनफ। अब उनके वर्किंग वगैरह जहाँ जहाँ आएगा रेलेवेंट सिलेबस में डिस्कस करेंगे। लेकिन इतना समझना ज़रूरी है कि अब अगर कंक्लूजन हम निकालें इससे कि ह्यूमन राइट्स का कंट्रीब्यूशन प्रैग्मेटिकली क्या है, यस वी मे से दैट कि इम्प्लीमेंटेशन कोई पैची है, ऑब्जेक्शनेबल है, नॉट इवन है और अनइवन है। बट नंबर वन, जो कई सारे रोल्स हैं, फॉर एग्जांपल जो काम किया इसने, इस मैकेनिज्म ने, वी कैन नॉट से दैट वी मस्ट थ्रो बेबी आउट इन द बाथ वाटर एंड इट इज़ totally a sham and worthless system. Although we may have opinion about इसकी functionality, but definitely questions हैं and they are serious concerns. But since they are surrounded by the claims and pleas of sovereignty, तो ये इतनी बड़ी दीवारें होती हैं, इनको फांद के निकल जाना किसी भी लीगल मैकेनिज्म के लिए या डिमांड और जस्टिफाइड डिमांड के लिए बहुत मुश्किल होता है। But still what it has done, number one, it has internationalized the issue of human rights. आप देखेंगे right now, एक corner of world से लेकर के दूसरे corner of the world, people are mobilized on certain common and minimum standards of human rights. ये एक चीज़ कर दिया that it transnationalized और internationalized the issues and themes of human rights. एक तो ये चीज़ कर दी। दूसरा ये कि it creates a tacit pressure or implied pressure upon, it works as a pressure group, this mechanism. All these mechanisms work in tandem to create pressures on the Committee of Nations to adopt and enact these rights or mechanism for the safeguard and implementation and the protection of these rights within their domestic systems. और ये हो रहा है, आप देखेंगे otherwise third world nations में right to information was a dream far from realization. लेकिन वो कई सारे कमिटी ऑफ नेशंस, ग्रुप ऑफ मेंबर स्टेट्स, खासकर साउथ एशिया में आया बिकॉज ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द प्रेशर। देयर आर अदर इंसिडेंटल क्रिटिसिज्म्स जहाँ जो एकेडमिकली ठीक नहीं है यहाँ डिस्कस करना, जो इस मैकेनिज्म के हैं, बट एडवांस स्टडीज़ के लिए उनको पढ़ना समझना ज़रूरी है। ये जो हमने डिस्कस किया चार्टर का मैकेनिज्म, जैसे आईसीजे है और इस तरह कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स है, फिर कमीशन के अपने 2-3 प्रोसीजर्स हैं, यूपीआर है, यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू जिसे हम कहते हैं, या कंप्लेंट प्रोसीजर है उनका, या स्पेशल प्रोसीजर है जो अडॉप्ट कर सकता है वो रेपोर्टर्स वगैरह का। इसके अलावा जो रेजोल्यूशंस पास करते हैं, मैंने आपको बताया था, लास्टली मैं उनकी तरफ रेफ़र करता हूँ। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के रेजोल्यूशन 2 बहुत इंपॉर्टेंट है जो ह्यूमन राइट्स की तरफ मुशीर हैं, और उन्हीं की वजह से जो इंडिविजुअल कंप्लीट प्रोसीजर मैकेनिज्म है, ये इसकी बात कई सालों से होने लगी, अदरवाइज इंटरनेशनली इट वाज फार फ्रॉम रियलिटी। एक है रेजोल्यूशन नंबर 1235 ऑफ 1967, ये 1967 का एक रेजोल्यूशन है, और देयर वाज एन एनुअल पब्लिक देयर वाज दिस इन दिस रेजोल्यूशन इट वाज पास दैट देयर शैल बी एन एनुअल पब्लिक डिबेट for which shall focus on gross human rights and fundamental freedoms violations or policies of racial discrimination by member states. तो होगा क्या फिर उसके बाद, अगर डिस्कस करने के बाद, तो कुछ नहीं। सो इट वर्क्स एज ए टेसिट फोर्स और पैसिव फोर्स, जो जिसका काम बस नेम एंड शेम है कि आप नाम लेकर के सारे लोग बैठ करके एक ऐवान में, असेंबली में, उसको पॉइंट आउट करके उसको नेम एंड शेम कर दें कि ये वायलेशन हो रहा है इन दैट नेशन। इसमें भी बहुत सिलेक्टिविज्म है, that's true, but it's a mechanism which needs to be revamped, not entirely annihilated. इसी तरह एक रेजोल्यूशन है 1503 रेजोल्यूशन, आई थिंक ये 1980 का है। इसमें इन्वेस्टिगेशन का मेकैनिज़म है, जिसमें रेजोल्यूशन में ये मैंडेट लाया गया दैट देयर शैल बी इन्वेस्टिगेशन इन स्पेसिफिक इंस्टेंसेस, नॉट ऑल बट स्पेसिफिक इंस्टेंसेस इन्वॉल्विंग
violation of rights or abuse of rights, or इसमें communication can be sent by individuals also. So this resolution actually worked as the seed or sapling for individual complaint procedure mechanism, जो पहली बार debate में internationally ये discuss किया जाने लगा. And now we know that various committees का जो treaty based mechanism है उनमें भी individual complaint mechanism है, और चूंकि इसमें भी charter based body में भी हमने देखा Human Rights Council का complaint procedure जो है उसमें भी individual 2007 से individual complaint procedure mechanism है. That's all for this lecture. Thank you for your time and patience.